तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी दिल्ली के कंटेनमेंट रोड से थोड़ा सा आगे एक गांव पड़ता है। तो इस वीडियो में हम इस कहानी का जिक्र करने वाले हैं, जिसकी कहानी आज भी लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और उसके बारे में लोग हकीकत होने का दावा भी करते हैं। तो आइए जानते कि आखिर ऐसी कौन सी घटना है जिसको सच माना जाता है और उस घटना का जिक्र करने से पहले लोगों को 10 बार सोचना पड़ता है। तो आइए जानते इस कहानी को बेहद ही करीब से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है और आज मैं आपको मेरे साथ हुए उसी गांव की एक घटना के बारे में बताने वाला हूं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मैं एक पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता हूं और उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद मुझे रात को कहीं पर भी जाने से डर लगने लगा था। वैसे तो मैं एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम कर रहा हूं, लेकिन उन दिनों रात के काम में मुझे काफ़ी हद तक डरा दिया था। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं अपने ऑफिस के किसी काम में लगा हुआ था और इस वक्त रात के लगभग 8:30 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा हो गया था और इस घनघोर अंधेरे के अंदर मुझे लोगों की चहलकदमी ज़्यादा नजर नहीं आ रही थी। दरअसल उस समय मैं एक चौराहे पर खड़ा था। दिल्ली के कंटेनमेंट रोड को भी वैसे तो भूतिया बताया जाता है, लेकिन रात को मैं वहां से काफ़ी बार गुजर चुका था, तो मुझे भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं होता था। और ख़ासकर मैं उस दिल्ली के कंटेनमेंट रोड पर भूत प्रेत होने का दावा तो बिल्कुल भी सच नहीं मानता था। मुझे तो लगता था कि सब लोग बस झूठ बोलते हैं, भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। लेकिन दोस्तों, एक बात आपने सुनी होगी कि कुछ चीज़ें विज्ञान से हटकर होती हैं, जिनको विज्ञान भी समझ नहीं पाता। दिल्ली के कंटेनमेंट रोड की भी कुछ ऐसी कहानी है। कभी कभी वैज्ञानिक लोग भी उस रोड के बारे में सोचकर हैरान हो जाते हैं। बड़े बड़े लोगों का दावा हुआ है कि जो कभी भी भूत पिशाच को नहीं मानते थे, उन्होंने कंटेनमेंट रोड पर आने के बाद भूत प्रेत को मानना शुरू कर दिया। लेकिन आज मुझे 5 साल हो गए थे, मगर आज से पहले मैंने कभी भी इस रोड के ऊपर भूत पिशाच को नहीं देखा था और अक्सर मैं रात को 10 बजे के आसपास यहाँ से गुजरता रहता हूँ। और आज भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि मुझे वहाँ से सामने की रोड भी साफ साफ नज़र नहीं आ रही थी। जब मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑर्डर को देखा तो मैंने पाया कि मुझे यहाँ से करीब 7 किलोमीटर आगे जाना था। यहीं से थोड़ा आगे एक कस्बा पड़ता था और उस कस्बे के अंदर मुझे इस डिलीवरी को करना था और उसके लिए मुझे अभी भी 15 से 20 मिनट का टाइम तो आराम से ही लगने वाला था, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता निकलने वाला था वो काफ़ी कच्चा रास्ता था। फिर उसके बाद मैंने उस रास्ते के ऊपर अपनी बाइक को चलाना शुरू कर दिया था और दिल्ली का कंटेनमेंट रोड अब बहुत ही पीछे रह गया था। धीरे धीरे मेरी बाइक आगे बढ़ने लगी और उसके साथ साथ मेरे दिल की धड़कनों में भी तेजी आ रही थी। सच कहूँ तो आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक तो वो अंधेरी रात और ऊपर से चारों तरफ बिखरा हुआ ये सन्नाटा मेरे जिस्म के अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। कुछ देर तक बाइक चलाने के बाद मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां पर मुझे डिलीवरी करनी थी। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि जिस घर के अंदर मुझे डिलीवरी करने को कहा गया था, उस घर के आसपास मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस वहां पर चारों तरफ घोर सन्नाटा ही पसरा हुआ था और कुछ देर तक तो मैं इधर उधर देखता रहा। लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि यहाँ पर कोई नहीं है, तो मैंने फ़ोन करना शुरू कर दिया, जो नंबर मुझे दिया गया था, मगर फ़ोन भी अब कोई उठा नहीं रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे फ़ोन का जवाब आया और जैसे इस बार मुझे फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठाकर सामने वाले को पूरी बात बता दी कि इस समय मैं उसके घर के सामने हूँ और कब का यहाँ पर पहुँच गया हूँ। दोस्तों, मेरी बात सुनकर उसने कहा, आप गलत रास्ते पर हो, आप एक काम करो, वहाँ से थोड़ा आगे आ जाओ। और मैं भी अपने दूसरे घर में आया हुआ हूँ और मेरे उस घर में वहाँ पर कोई नहीं है, तो आप एक काम करो कि वहाँ से एक कच्चा रास्ता पकड़कर पैदल पैदल मेरे ऑर्डर को मेरे पास ले आओ। अब उस खाने के अंदर काफ़ी सारी मिठाइयाँ थी और हम मिठाई जैसी चीज़ को ऐसे खुलेआम लेकर बिल्कुल भी नहीं घूम सकते थे। लेकिन जब हमें अपने कस्टमर को डिलीवरी करनी थी तो मैं इसके लिए मजबूर हो गया था। उसके बाद मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ चल पड़ा जहाँ पर मुझे उसने बुलाया था। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे अपने सामने की दिशा में
एक छोटी सी और अजीब सी परछाई दिखाई देने लगी। इस परछाई को देखकर मुझे लग रहा था जैसे कोई बिल्ली या कुत्ते की परछाई है, लेकिन मैं इस बात को साफ तरीके से जाहिर नहीं कर पाया था कि ये सच में किसी कुत्ते या बिल्ली की परछाई थी। दिखने में वो काफी अजीब लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे मेरे कदम उस दिशा में बढ़ते जा रहे थे जिस तरफ मुझे बुलाया गया था, तो मेरे साथ साथ उस अजीब सी परछाई के पांव भी नजर आने लगे और ऐसा लग रहा था कि ये मेरे साथ साथ चलती जा रही है। अब मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी थी और मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था, और जिस वजह से मैंने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर के बाद मैं ठीक उसी लोकेशन पर पहुंच गया जहां पर उस आदमी ने मुझे बुलाया था। जैसे मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मुझे वहां एक छोटी सी और पुरानी सी झोपड़ी नजर आ रही थी। उस झोपड़ी को देखते मेरे दिमाग सनक गया, क्योंकि अगर उस आदमी को इस झोपड़ी के अंदर ही रहना था तो उसे इतना आलीशान मकान बनाने की क्या जरूरत थी। बाद में मैं उस झोपड़ी के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और उस आदमी को फोन करने लगा, लेकिन इससे पहले कि फोन लगा पाता कि एक आदमी अचानक ही मेरे पीछे से आ गया और उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। एक बार के लिए तो अब मैं घबरा गया था, लेकिन जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरी तो हालत ही खराब हो गई, क्योंकि उसके मेरे कंधे पर हाथ रखते ही मैं पूरी तरह से डर गया था। मगर जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक बौना सा आदमी मेरे पीछे खड़ा था और मेरी आंखों में आंखें डालकर लगातार मुझे देख रहा था। मुझे उसका इस तरह से खुद को देखना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस आदमी से कहा, लीजिए भाई साहब, ये रहा आपका ऑर्डर। ये सुनते ही उसने मेरी तरफ देखा और उसके बाद ना जाने उसे ऐसा क्या सूझा कि उसने अचानक मेरे पैर पर एक जोर से लात मार दी, जिस वजह से मैं सीधा जमीन पर गिर पड़ा। और जमीन पर गिरते ही मेरे ऊपर की तरफ मुझे काले काले बड़े बड़े साए मंडराते हुए वहां पर नजर आने लगे, और अचानक से मुझे उस जानवर की वो परछाई जैसे दिखाई देने लगी थी जो कि कुछ देर पहले मेरे साथ साथ चल रही थी। अब प्यास की वजह से मेरा गला सूखता जा रहा था और मेरे जिस्म के अंदर मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी थी। मैं किसी भी हालत में अपने आप को इस तरह की मुसीबत में धकेलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी गलतफहमी ने मुझे एक भयानक संकट के अंदर लाकर खड़ा कर दिया था। फिर किसी तरह से मैंने हिम्मत जुटाई और वापस से उठकर बैठ गया। जैसे मैं उठा तो मैंने देखा कि जहां पर मुझे वो छोटा और बौना सा आदमी नजर आ रहा था, अब वो किसी परछाई के रूप में बदलने लगा था। अब उसका आधा शरीर किसी काले धुएं के रूप में परिवर्तित हो गया था, तो उसका आधा शरीर अभी भी किसी इंसान की तरह बना हुआ था, और मुझे डराने के लिए बस इतना ही काफी था। मैं इतनी बुरी तरह से डर गया था और मैं बोलने चालने की कोशिश तक नहीं कर पा रहा था। मेरे हाथ पैर पूरी तरह से ठंडे हो गए थे और मेरे शरीर ने काम करना तक बंद कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने आप को हिलाने की कोशिश की और वहां से उठकर भागने की फिराक में था, लेकिन तभी ना जाने उस आदमी को क्या सूझा कि उसने मेरे चारों तरफ चक्कर काटना शुरू कर दिया, और उसको देखने के चक्कर में मुझे भी अब सब कुछ घूमता हुआ नजर आने लगा। और फिर उसके बाद मैं बेहोश होकर वहीं नीचे गिर पड़ा। मुझे नहीं पता, लेकिन नीचे गिरने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने मेरे सर में बहुत ही जोर से हथौड़ा मार दिया है, और उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि कैसे मेरी आंखें बंद हो गई। फिर जब दोबारा मैंने अपनी आंखें खोलकर अपने आजू बाजू में देखने की कोशिश की तो इस बार मैंने देखा कि मैं वहीं पर पड़ा हुआ था, लेकिन इस बार मेरे ऊपर की तरफ मुझे वही झोपड़ी नजर आ रही थी जिसके पास मैं डिलीवरी करने आया था, और ऊपर से मेरा फोन भी बंद आ रहा था। फिर जब मैंने फोन की तरफ देखा तो फोन पर मेरे कंपनी के बॉस था, और फिर जैसे ही मेरी नज़र उस नंबर पर पड़ी तो मैं एकदम से उठा, और उसके बाद तुरंत ही फ़ोन उठाने के लिए मैंने अपना हाथ फ़ोन की तरफ बढ़ाया, और किसी तरह से मैं फ़ोन उठाने में कामयाब भी हुआ, लेकिन मैं अपने बॉस की आवाज़ को ठीक से सुन नहीं पाया, और उसके बाद फ़ोन कट हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा था, और यहाँ पर ऐसी कौन सी बला है जो मेरे पीछे इस तरह हाथ धोकर पड़ी है। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। फिर कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यहाँ से भागना भी मेरे लिए इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ मेरे लिए जाल बिछाए गए थे, और ऐसी स्थिति में मुझे
कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद जब मुझे लगा कि मुझे इस झोपड़ी से बाहर निकल जाना चाहिए तो मैं किसी तरह दबे पांव उस झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंच गया। मगर जैसे मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा और बाहर की तरफ देखने लगा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि वो जो बौना सा आदमी मुझे नजर आ रहा था, अब उसके साथ साथ मुझे उसकी पूरी गैंग दिखाई दे रही थी और उन सभी के हाथ में कुछ तीखे तीखे हथियार थे। कुछ लोगों ने तो वहां पर आग जला रखी थी और किसी इंसान की खोपड़ी से वो खेल रहे थे। दोस्तों, ये सब देखने के बाद तो मेरी हालत अब और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगली बारी मेरी ही होने वाली है। और जैसी स्थिति में मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ था, उसे देखकर तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि अब तो मुझे पक्का मरना ही होगा। फिर उसके बाद मैं दबे पांव उस झोपड़ी से बाहर निकल आया और जैसे मैं झोपड़ी से बाहर निकला तो मैं वहां से धीरे धीरे अपनी बाइक की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर मैं किसी तरह से एक बार अपनी बाइक के पास पहुंच जाता तो उसके बाद मेरा यहाँ से भागना काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला था। ऐसी स्थिति में मैं जल्दी से जल्द अपनी बाइक के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे मैं उस झोपड़ी से निकलकर थोड़ी दूर आगे गया तो अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे पीछे की तरफ से मुझे बहुत सारे लोग अपनी तरफ आते महसूस हो रहे थे। और जैसे मैंने ये सुना तो एक बार के लिए मैंने पीछे मुड़कर देखा, और इस बार जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो मानो मेरी सांसें एकदम से रुक गई थी। मैंने देखा कि जो आदमी कुछ देर पहले किसी आदमी की लाश को फुटबॉल की तरह खेल रहा था, अब वो आदमी मेरे पीछे पड़े हुए थे। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि मैं उनसे काफ़ी आगे था और ऐसी स्थिति में मैं जल्दी से भागा और उसके बाद किसी तरह भागते भागते अपनी बाइक के पास पहुंच गया। और जब मैंने एक नज़र घड़ी पर मारी तो मैंने देखा कि इस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे, और रात के 1:30 बजने का मतलब था कि आज मुझे बहुत ही बुरी तरह से फंसाया गया था। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि कुछ देर की मशक्कत के बाद मैं अपनी बाइक के पास पहुंच गया, और वहां पर पहुंचते मैंने तुरंत ही अपनी बाइक को स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। और मेरी बाइक के वहां से निकलते ही मुझे अपने पीछे पीछे और भी लोगों के होने का एहसास हो रहा था। लेकिन एक बार जब मैंने बाइक को भगाना शुरू कर दिया था तो फिर मैं किसी के हाथ नहीं आने वाला था। रास्ते में मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने अपनी बाइक की रफ्तार को पूरा बढ़ा दिया था और अब मैं कहीं पर भी रुकने वाला नहीं था। फिर कुछ देर तक अपनी बाइक को तेज गति से भगाने के बाद और किसी तरह से मैं वहां से भागने में कामयाब भी हुआ, और मैं तब तक नहीं रुका जब तक कि अपने अड्डे पर नहीं पहुंच गया। और अपने अड्डे पर पहुंचने के बाद जब मैंने इस घटना के बारे में सभी को बताया तो वो भी मेरी बात सुनकर हैरान हो गए, पर उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जब मैंने उन्हें उस अड्डे के बारे में बताया कि वहां पर मेरे साथ ये घटना हुई थी, तब जाकर उन्हें लगा कि उस जगह पर भूत पिशाच का होना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, सच कहूँ तो वो मेरी आखिरी नाइट डिलीवरी थी। फिर उसके बाद मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में रात में काम नहीं किया, और अब मैं अपने दूसरे कामों में बिजी हो गया हूँ। लेकिन उस रात ने मुझे दहशत में हिला कर रख दिया था। आज भी जब मैं उस दिन की सोच लेता हूँ तो मेरे रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।